जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, उसको फिर हम कायाकल्प सिस्टीम देंगे, उसमें गौधनर कायाकल्प। समझ रहे हैं आप बात को? तो बीमारी के अनुसार ये अब स्किन से एब्जॉर्ब भी हो रहा है। आप सोच रहे हैं स्किन से पसीना निकल रहा है, सिर्फ गंदगी निकल रही है, उसी टाइम पे जो हम औषध दे रहे हैं वो स्किन से, जैसे आप घी तेल लगाते हैं वो भी चमड़ी से पीता है ना, तो चमड़ी से एब्जॉर्ब भी होता है वो मेडिसिन। ठीक है। चौथा चैनल ऑफ एलिमिनेशन में लंग्स बताया आपको। लंग्स में आप कपालभाति हमारा क्रिया में आता है, षटकर्म में क्रिया में कपालभाति। कपाल मीन स्कल, जो हड्डी का अपना सिर है, और भाती का मतलब स्टिमुलेट। तो हम अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम, अपने हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तीनों को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कपालभाति क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। क्लियर? और इसके लिए अब अंदर मेडिसिन क्या दे रहे हैं मैंने आपको बताई, धूम्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, धूम्रपान। इससे हम मेडिसिन जो है यज्ञ में जो हम दे रहे हैं कर्कटेष्टि, मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, उसको हमने कर्कटेष्टि से हमने 11 बार गायत्री मंत्र करके उसको यज्ञ कराया। अब जो ये मेडिकेटेड फ्यूम है, नैनो मेडिसिन है, ये व्हाइट फ्यूम है, इसलिए जो हमारा यज्ञ चिकित्सा है, लगभग अपने पास अभी 15 तरह की विभिन्न प्रकार की हमारी औषधियां हैं जो हम यज्ञ चिकित्सा के द्वारा देते हैं, और इससे 100% रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो रोगी रेगुलर सुबह शाम यज्ञ कर रहे हैं, उनमें हमने ये पूरा फीडबैक लिया, उनका हमारे पास अच्छे से डेटा भी हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप उसी से आप निकाल रहे हैं गंदगी को, और हम इसी चैनल से माध्यम से हम अंदर मेडिकेटेड भी हम चीजें दे रहे हैं। ऐसे एनिमा में हम डिफरेंट मेडिकेटेड बस्ती दे रहे हैं। तो ये हमारा पतंजलि का एक वेलनेस का एक, आपको मैंने एक आइडिया दिया है किस प्रकार से छोटे से बड़े रोग, किस प्रकार से हम उसको लंबे समय में शुद्धिकरण करके ट्रीट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, और उसको एक जीवन शैली, घर जाने के बाद क्या उसका आहार विहार विचार व्यवहार होना चाहिए, वो उसको पर्सनली गाइड किया जा रहा है हर व्यक्ति को, जिससे वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा स्वास्थ्य की तरफ अपने 100%, किसी को किडनी है तो जब तक क्योर ना हो जाए, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है जब तक उसके ब्लॉकेजेस क्लियर ना हो जाए, उसकी तरफ अग्रसर होता रहे, ऐसी जीवन शैली प्रदान करना, और उससे रेगुलर फॉलो अप में रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप चले गए वेलनेस से तो हमारे पास फॉलो अप का एक बहुत अच्छा जरिया है, हमारा कॉल सेंटर, हमारा मेल, हमारे व्हाट्सएप के द्वारा हर डॉक्टर तक आपके मैसेज आते हैं, और वो रिस्पॉन्ड करके वापस उस रोगी तक पहुंचते हैं, और उसी से जब रोगी को वापस बुलाया भी जाता है, रोगी बोलता है या स्वास्थ्य साधक बोलता है, सर हमारा थोड़ा शुगर 3-6 महीने ठीक चला, अभी थोड़ा गड़बड़ हुआ, शादी थी घर में, खाना पीना गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, तो हम उसको इमीडिएट बोलते हैं आप वापस पतंजलि वेलनेस हरिद्वार आ जाएं और 7 दिन का अपना शुद्धिकरण करें, वापस अपनी लाइफस्टाइल सेट करें, फिर जाएं। तो इस प्रकार से उसको वापस भी एक सिस्टम में कंटिन्यूस रखा जाता है। इसलिए अपनी पतंजलि की मेंबरशिप भी इसमें बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पतंजलि अपनी कॉर्पोरेट मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप, इसमें भी उनको डिस्काउंट मिलता है 20 से 25% तक, इसमें 50% तक। ठीक है, तो ये भी आप लोग सब लोगों को बता सकते हैं जिससे वो बेहतर हो। तो चिकित्सा आप सारी समझ गए, अपनी जल चिकित्सा, अपनी वात मोक्षण, अपनी श्रृंगी चिकित्सा, अपनी सारी बस्ती चिकित्सा, है ना, पंचकर्म की। नेचुरोपैथी में एक्यूपंक्चर, माइग्रेन, अस्थमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है एक्यूपंक्चर। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में तो लगभग ना के बराबर कोई इलाज है, टेम्पररी मैनेजमेंट है, बट एक्यूपंक्चर से, ओजोन थेरेपी से बहुत सारे पेशेंट है अपने जिन्होंने इससे पूरा 100% रिलीफ पाया है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है, क्योंकि एलोपैथी कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है एक हद तक, पर जब बीमारी है उसको रिवर्स करना, उसको रिवर्स से हीलिंग की तरफ शरीर को अग्रसर करना, वो एक उसमें पॉसिबिलिटी कम रहती है। वो अपने पतंजलि वेलनेस के जो इंटीग्रेटेड पैथी इसकी चिकित्सा है, इसमें 100% हर बीमारी में हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी लाइफस्टाइल देने के, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़े और व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होता रहे। ठीक है, तो आपको इतना पार्ट अपना क्लियर हो गया। इसमें से कोई प्रश्न किसी को, मेजर क्वेश्चन?
घुटने के लिए अपनी जानु बस्ती, जानु धारा, जानु उपना, श्रृंगी चिकित्सा। ऐसे कमर के लिए अपनी कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और कमर की अपनी श्रृंगी चिकित्सा, कमर का अपना फिजियोथेरेपी, कमर का अपना एक्यूपंक्चर, कमर की अपनी एक्सरसाइज थेरेपी, अपनी योग थेरेपी, कमर का अपना नेचुरोपैथी में स्पाइनल स्प्रे, इमर्जन बाथ, जैकूजी, अपना स्टीम बाथ जो है पीड़ांतक स्टीम, नाड़ी स्वेद, कमर का कटी उपनाह, कटी धारा, कटी पिच्चू। आप सोचिए एक चीज के कितने, लगभग कई सारे ट्रीटमेंट थेरेपी अपने पास है। तो एक से नहीं दूसरे से, वात मोक्षण, वात मोक्षण अवेस्कुलर नेक्रोसिस जो बीमारी है जिसमें अक्सर कूल्हे की हड्डी जो हेड ऑफ द फीमर है उसका ब्लड सप्लाई खत्म सा हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, सर्कुलेशन नहीं होता। तो इसमें एलोपैथी में तो डॉक्टर कहते हैं दोनों कूल्हे के जॉइंट ट्रांसप्लांट होंगे, मेटल के लगा देते हैं, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कई लोगों को सूट नहीं करता, कोई उसके बाद भी नहीं चल पाते। इसमें वात मोक्षण अपनी चिकित्सा है जो गुआशा जिसको बोलते हैं, अमेजिंग रिजल्ट। जैसे वो पत्थर से रगड़ते हैं हिप जॉइंट के आसपास के एरिया में टिश्यू थोड़े डैमेज होते हैं, थोड़ा लालपन आता है, प्लस नई रक्त वाहिनी, नए आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स वो एक्चुअली डेवलप होते हैं। तो जिस हेड ऑफ द फीमर में रक्त का संचारण नहीं था वहां पे रक्त का संचारण के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट पहुंचने लगता है और वो रिपेयर होने लगता है। तो अपने कई सारे एवियन के पेशेंट, इसका दुनिया में दूसरा कोई इलाज नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा। तो वो हमने रिवर्स होते एक्सरे एमआरआई में, और पेशेंट जो चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसे युवा पेशेंट 20 to 35 40 इयर्स, इसी एज में ज्यादा होता है, ये ऑटो इम्यून है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी उसी को डैमेज कर रही है, हेल्दी जो टिश्यूज है हमारे अपना जो हिप जॉइंट के, तो 100% इसमें इलाज है ना। इसी तरह कैंसर का तो एलोपैथी में छोटी सी गांठ हो जाए वो बायोप्सी कराएंगे, एफएनएसी कराएंगे, और मैक्सिमम क्या है कीमोथेरेपी देंगे, जहां हटा सकते हैं वहां तो सर्जरी करेंगे, फिर उसके बाद भी कीमो देंगे, और कहीं लोकलाइज है तो रेडिएशन देके उसको जलाएंगे आसपास को। पर जब कीमो दे दिया तो चांसेस लगभग 100% रहते हैं, कोई गारंटी नहीं देता है, पहली चीज गारंटी दे तो करवा भी लें, 100% चांस रहते हैं रीअकरेंस के और मेटास्टेटिक के। मान लीजिए किसी को एक पेट का कैंसर है, किसी कारण से हो गया, एक माताजी आए थे उनको कैंसर का क्या कारण पता लगा हमें, चाय पीना, वो दिन भर में 5 गिलास चाय पीती थी, और गांव में देसी गाय के साथ घर की और देसी खेत अपना देसी सब्जियां उगा के खा रही हैं, और उनको पेट का कैंसर हो गया। तो बड़ा शॉकिंग था, ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी इतना फिजिकल एक्टिविटी है उनको कैंसर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने खुद ही बताया मैं 5-6 बार खाली पेट चाय पीती हूँ और पानी कई बार नहीं पी पाते। तो आप सोचिए बॉडी एसिडिक हो रही है, चाय पी रही है, कड़क चाय ग्लास ग्लास भर के, और पेट की लेयर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जल रही है, और धीरे धीरे जब गैस्ट्राइटिस अल्सर में कन्वर्ट हो फिर उसके बाद स्टमक का कैंसर डेवलप हो सकता है। डिहाइड्रेशन भी है, उसकी टॉक्सिसिटी निकल नहीं रही, वो कुंजल भी नहीं कर रही है, तो लंबे समय में उनको कैंसर की डेवलपमेंट। अभी भी एक पेशेंट आए हरियाणा के रोहतक के, उनका कैंसर था, मेटास्टेसिस भी हो गया था, अभी वो आए रिपोर्ट लेके, पेट स्कैन वगैरह सब कराया, बिल्कुल नॉर्मल, क्योर्ड इसको बोल सकते हैं, क्योर्ड। उनको मेटास्टेसिस के बाद धीरे धीरे कम होके बिल्कुल क्योर हुआ, खत्म हुआ। तो कैंसर ऐसा नहीं है गांठ हो गई, गांठ तो 100% शरीर में लोगों के 1000 गांठ वाले एक माताजी आए थे योगग्राम में, और 1 महीना उन्होंने उपवास चिकित्सा और अपना 1000 से 10,000 बार खाली पेट उपवास में कपालभाति किया, और तो सारी जो चिकित्सा चलती अपनी मसाज, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्टीम वगैरह सब चली, सन बाथ, मड बाथ, मिट्टी स्नान बहुत अच्छा है गांठों के लिए, शरीर में मिट्टी चिकित्सा, उससे उनकी गांठें धीरे धीरे करके वापस 3 महीने बाद आई, पूरे शरीर की गांठें उन्होंने पूरी गायब कर ली। लाइपोमा नॉर्मल गांठें, वो कैंसरस नहीं होती हैं, पूरे शरीर की गांठें खत्म कर ली। तो आप सोचिए अगर हम मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं योग के द्वारा और प्रॉपर उसकी थेरेपी कर रहे हैं समझ करके कि उसका गर्म टेम्परेचर है, गांठ टॉक्सिक है, लाइपोमा फैट है, जो अपना टिश्यू है जो जम रहा है फैट के सेल्स के साथ, तो धीरे धीरे वो शरीर में गलता भी है। तो ऐसी हमने कई सारी माताओं बहनों में जिनको ब्रेस्ट में गांठें थी
उसमें भी हमने चेंजेस देखे। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स में हम सब में सबसे ज्यादा चांस होता है, प्रेवलेंस सबसे ज्यादा है। और हमारे एक हैं राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास के बाबूजी, तो उनका जो है प्रोस्टेट था 58 ग्राम। में हमारे पास इसकी सारी रिपोर्ट है, हम इसको पब्लिश कर रहे हैं अच्छे जर्नल में। 58 ग्राम प्रोस्टेट था, कैंसर हो चुका था, वो उन्होंने कीमो रेडिएशन सर्जरी कुछ नहीं कराया, वो स्वामी जी से जुड़े हैं, रोज योग यज्ञ करा और फिर यहाँ पे आए। पहले 1 महीने रुके, फिर वापस 15-20 दिन रुके, हर बीच बीच में आते रहे 3-3 महीने में, जैसे जैसे हमने उनको बुलाया। अभी जो रिसेंटली आए थे तो उनका पीएसए भी था लगभग 40 नैनोग्राम पर डेसिलीटर, बहुत ज्यादा होता है कैंसरस की। तो साइज भी बढ़ा और पीएसए भी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो भी बढ़ा। मतलब प्रोस्टेट कैंसर का 100% साइन के वापस वो बढ़ रहा है। और अभी उनका पीएसए आया लगभग 4, रिपोर्ट है मेरे फोन में, और उनका साइज जो था 58 ग्राम वो आ गया 22 ग्राम, 22 ग्राम। तो इतना चेंजेस जो है, हम शरीर में अगर व्यक्ति 100% निष्ठा के साथ इस जीवन शैली को पालन करे, अपनी आयुर्वेद औषधि, अपनी षटकर्म पंचकर्म घर पे भी कर सकते हैं कई चीजें, अपना डाइट चिकित्सा, आहार चिकित्सा, और अपना प्रॉपर जो मेडिकेटेड वाटर है, मेडिकेटेड पेय है, मेडिकेटेड जूस है, वो ले अपने शरीर के अनुसार समझ के, डॉक्टर के द्वारा समझ के, तो 100% रिजल्ट कैंसर में भी मिलता है। कई सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जो ब्लड केवर रिकवर हुए हैं भी, है ना। तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमें तो रोज आप पूज्य गुरुदेव को सुनते हैं और उनके माध्यम से आप तक पहुंचते भी हैं, और वो हम भी देख के कई बार विस्मय में रहते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस तो जितना पब्लिश हुआ है, स्टडीज हुई, उतना ही हम मानेंगे, जो उससे ज्यादा जो पब्लिश नहीं हुआ हम कैसे मान सकते हैं। तो वो चीजें भी हमें दिन प्रतिदिन सिर्फ ये वेलनेस के जो अपना इंटीग्रेटेड प्रतीक को एक जीवन शैली में उतारने वाला व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है अपनी बीमारियों से, ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर लूंगा, आपका कोई प्रश्न बहुत अत्यधिक है, पर्सनल, मैंने अगेन बोला पर्सनल यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे, पर्सनल प्रश्न है आप ओपीडी में आएंगे आखिरी दिन, तब आप वैद्यों से मिलेंगे, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, तब आपको सॉल्यूशन देंगे। जो कॉमन सबके लिए है वो मैं आपको बिल्कुल सबको आंसर दूंगा। शंख प्रक्षालन के बाद 2-3 दिन तरल खाद्य पदार्थ अथवा फल आदि लेने चाहिए। क्या तुरंत बाद जो खिचड़ी घी डालकर ली जाती है ये लेनी चाहिए? बिल्कुल, शंख प्रक्षालन के बाद खिचड़ी लेना जरूरी है, क्योंकि आपने शोधन किया है अपनी आंतों का, माउथ से लेके सॉफ्ट टिश्यू है। अब इसमें जब नमक, सेंधा नमक, आंवले का पानी जब जाता है तो उसमें थोड़ा सा डैमेजिंग होती है सॉफ्ट टिश्यू में, गंदगी तो निकलती है पर थोड़ा सा वो स्क्रैपिंग करते टाइम उसको भी डैमेज करती है। तो इसीलिए शंख प्रक्षालन के बाद जो अपने ऋषि मुनियों ने बताया है, घी, देसी गाय का बिलोने का घी मेन ये है दवा, और साथ में घी को पहुंचाने और पचाने के लिए खिचड़ी, मूंग की दाल चावल की प्लेन खिचड़ी। तो ये आपने अच्छे से घी डाल के जब ली, तब पूरा जो इंटेस्टाइन है, इसोफेगस, अपना स्टमक, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे में सूदिंग हो गई, पूरी लेयर जो थोड़ी हल्के फुल्की डैमेज हुई थी वो पूरी सूदिंग हो गई। तो ये घी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेल्स को रीजनरेट कर रहा है शंख प्रक्षालन के बाद। तो घी खिचड़ी तो लेनी चाहिए, और उसके बाद हम अक्सर 1 या 2 दिन हम खिचड़ी ही देते हैं, थोड़ा घी के साथ मूंग की दाल चावल की हल्की खिचड़ी, या एक आधा फल, केला, नाशपाती, अनार, इस प्रकार से। और उसके बाद हम कहते हैं जैसे हम, या फिर 1 दिन देकर फिर हम उपवास भी कराते हैं, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर शंख प्रक्षालन के बाद पाया गया है कि उपवास करने से इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट, पार्किंसंस में कब्ज की बीमारी कैसे ठीक करें? बिल्कुल, पार्किंसंस मेल्स में होती है 60 to 75 ईयर्स में, और जो लोग योग नहीं कर रहे हैं अभी से, उन्हीं को, जो भ्रामरी, उज्जयी, ओमकार का ध्यान, यज्ञ, कपालभाति, भस्त्रिका नहीं कर रहे हैं, अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं में ये ज्यादा प्रेवलेंस होता है। जो कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ये अफेक्ट नहीं करती है, और इसमें कब्ज एक कॉज रहता है, क्योंकि बॉडी में इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट, सेगमेंटल मूवमेंट, वो भी हमारे काफी कम हो चुके हैं। तो इसमें आप त्रिफला चूर्ण तो अच्छा औषधि है, अपनी फाइटर टैबलेट है कब्ज के लिए, पतंजलि की फाइटर
PHYTER, उसमें भी त्रिफला गोर्धन अर्क है, अच्छी इफेक्टिव है, ले सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अपना मोलिसिस देते हैं हम, गुड़ का पानी, वेलनेस में हम क्या देते हैं रात को कब्ज वाले रोगियों को, गुड़ का पानी, मोलिसिस, गुड़ का प्री फॉर्म होता है, गुड़ को पानी में उबाल के वो दिया जाता है, तो उससे अपना फाइबर भी मिल रहा है और गुड़ शोधन का काम भी करता है। जब गुनगुने पानी के साथ शरीर में जा रहा है तो वो इंटेस्टाइन क्लेंजिंग भी काम करता है। और साथ में एनीमा, एनीमा तो आप सबको योग प्रशिक्षक होते हुए आना ही चाहिए। बस्ती, जो प्लेन एनीमा देते हैं वो हम नीम के पानी का देते हैं, नीम या त्रिफला का, और सादे पानी का भी दे सकते हैं, पर ये दोनों हम मुख्य तौर पे देते हैं। जिसको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, तो उसको हम तक्र एनीमा, तक्र बस्ती, छाछ का एनीमा देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशंस कम हो, साथ साथ कब्जी में भी कमी आए, तो उनको आप एनीमा भी दे सकते हैं। ओजीजीटी में तो मैंने बता दिया था आपको, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा की ड्रॉप्स, वो है। डकार बहुत ज्यादा आती है तो आपको वात पित्त का थोड़ा इम्बैलेंस है। कुंजल क्रिया आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। आप योग प्रशिक्षक है तो आप ट्रेंड है अच्छे से करने के लिए, तो कुंजल 3 मलासन में बैठ के 3 से 7 ग्लास के बीच जितना पानी आप ले पाए, फिर आगे बैंड होके टंग को थोड़ा सा प्रेस करें अंदर से और पेट को दबा के जितना गंदगी है वो निकालें। तो कुंजल आइडियली हमें हफ्ते 10 दिन में 1 बार, रोजाना नहीं करना चाहिए, हफ्ते 10 दिन में 1 बार किया जा सकता है जिस व्यक्ति को वातज या पित्तज रोग है। अभी पतंजलि में CGHS अपने योगग्राम में हो चुका है, NABH हमारे योगग्राम में मिल चुका है, योगग्राम में। तो योगग्राम में CGHS एम्पैनलमेंट भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरा पैसा रिइंबर्स होता है। ये भी एक किसी ने प्रश्न किया है। और अपना वेलनेस पतंजलि फेज 2 भी NABH होने वाला है अगले 1-2 महीनों में, फिर वो भी CGHS और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और इंश्योरेंस का भी पूरा पैसा आपको मिलेगा, क्लेम मिलेगा। ठीक, ये चीज अभी अंडर प्रोसेस है। साइटिका के लिए और लंबा स्पॉन्डिलोसिस के लिए बिल्कुल अपने आसन हेल्पफुल हैं, साथ साथ अपनी वातमोक्षण, अगेन एक्यूपंक्चर, श्रृंगी चिकित्सा और अपने पीड़ानिल लेप और अपनी सारी बस्तियां, ग्रीव बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये सब काफी उपयोगी रहती है। हार्ट प्रॉब्लम में इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो कम होना, ये ठीक हो जाता है। कई सारे पेशेंट हमारे पास EF आए हैं 15%, 10%, जो एलोपैथी में डॉक्टर बोलते हैं अब तो लगभग हार्ट फेलियर की तरफ है। वैसे रोगियों का हमने देखा है EF को बढ़ते हुए 45%, 55%, जो कि अप टू नॉर्मल मानते, 55 के ऊपर 65 तक नॉर्मल मानते। तो इजेक्शन फ्रैक्शन डेफिनेटली सिर्फ प्राणायाम, अनुलोम विलोम से भी बढ़ जाता है, पर जब हम पूरी चीजें फॉलो करते हैं, लौकी कल्प, अर्जुन दालचीनी का पेय, अर्जुन दालचीनी का काढ़ा और उसके साथ साथ अपनी सारी हृदयामृत वटी, कार्डियोग्रिड गोल्ड और अपना ये सारी चीजें जब हम एक साथ देते हैं ना, तो डेफिनेटली प्राणायाम के साथ ये सारा देने में 100% इजेक्शन फ्रैक्शन में इंप्रूवमेंट देखा गया है। मेन इसमें मन को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में और किडनी पेशेंट में माइंड इज वेरी अस्थिर, मतलब चंचल बहुत ज्यादा रहता है। तो माइंड जितना रिलैक्स है, ये बीमारी उतनी आराम से आप सोच समझ के जब करेंगे। इसलिए हम वेलनेस में मेन हमारा उद्देश्य रहता है पर्सनलाइज काउंसलिंग करना, आपको समझ के आपके अनुसार से आपका डाइट लाइफस्टाइल का चार्ट बनाना और उसी पे आपको चलने का एक मार्गदर्शन देना, ताकि आप उस पे चलें। फिर आप अपना पॉजिटिव फीडबैक खुद बताएंगे कि डॉक्टर साहब हमें इस चीज में ये आराम आया है, और ये होता ही है। 100% जो पालन करता है उसको हमने 100% फायदा देखा ही है। मुझे भी यहाँ पे लगभग 7 वर्ष हो गए, मैंने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो फॉलो कर रहा है इस सबको, सिस्टम को, और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है या उसको नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं देखा मैंने। उसको धीरे धीरे आए, बहुत धीरे आए, समय लगे, पर अगर वो पालन कर रहा है, 8 घंटे अनुलोम विलोम कर रहा है, तो इम्प्रूवमेंट आना ही है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, ये सब हो गए। और सदस्य बनने के लिए आप बिल्कुल निरामया में आप कॉर्पोरेट मेंबर हैं तो 7 दिन मिलते हैं,
बाकी मेरे ख्याल से 50% छूट तो मिलती ही है उसमें निरामयम में, जो हमारा उसमें रूम है 10,000 से, निरामयम में पतंजलि विला 10,000 प्रतिदिन में है 2 जनों का, रहना खाना पीना सारी थेरेपी। अपने वेलनेस में जो है वो 6500 से रूम है, 6500 और 10,000। अपने योग ग्राम में 5500 से रूम है, 5500 रुपए 2 जनों का एक दिन का, जो अपने टेंट वाली साइड में रूम है ना, उसमें रहना खाना पीना और सारी थेरेपी इंक्लूसिव है। ये सब आपको क्लियर है? हाथ में गांठें हैं, बिल्कुल गांठें तो आपकी बिल्कुल गल जाती हैं। आप कपालभाति करें, मिट्टी लगाएं, गरम ठंडा सेक करें, लपेट बांधें, स्टीम लें, है ना, और उपवास करें। जब गांठें हैं शरीर में, इसका मतलब इंडिकेशन है आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। उसमें नींबू पानी का या सौंफ पानी का या पंचामृत का उपवास आपके लिए आइडियल है। आहार पे मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको सुबह से शाम की भी एक लाइफस्टाइल डाइट बता देता हूँ, आइडियली क्या खाना चाहिए। शुगर होने पे भी आंख का चश्मा उतर सकता है। डायलिसिस कोई करा रहा है, अभी हमारे पास एक लेडी आई जो रेगुलर डायलिसिस करा रही थी, वो धीरे धीरे करके उनकी सिटिंग्स कम हुई और अभी वो एसओएस करा रही हैं 2-3 महीने में आवश्यकता पड़ने पे। ठीक हो गए लगभग मेरे ख्याल से। कैंसर में कीमो रेडिएशन 400। देखिए जरूरी कुछ नहीं है, अगर आपको किसी को कैंसर या गांठ अगर पता लगती है तो अगर आप वेलनेस में पहले दिन आ जाएं तो आप आगे की परेशानियों से डेफिनेटली बच सकते हैं। बहुत बड़ा उलझन वाला सिस्टम है, उससे आप बच करके प्राकृतिक रूप से भी उसको ठीक कर सकते हैं। लिवर, फैटी लिवर बहुत कॉमन होता है आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, खान पान और एक्सरसाइज की कमी, प्रॉपर पानी की कमी और फैटी फूड्स खाना, पैकेज प्रोसेस डब्बा बंद खाना खाना, समय पे खाना नहीं खाना भी बहुत बड़ी बीमारी का कारण होता है। जैसे आपकी बॉडी आइडियल है, लंच आपको 1 बजे करना है, पर आप लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कोई कोई लोग कि 1 बजे का खाना रात को 9-10 बजे खा रहे हैं, और रात को 9 बजे के भोजन बाद भोजन करना तो आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्टडीज में 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह से निकले रात को आ रहे हैं, उस टाइम भर पेट खाना खा रहे हैं और हाथों हाथ सो जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। और खाने के साथ पानी पी रहे हैं खूब सारा, तो इस चीज का तो ध्यान रखें। लेट नाइट खाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। जल्दी शाम को आप 6 से 7:30 मैक्सिमम 8 बजे तक भोजन हल्का फुल्का लें, खिचड़ी दलिया। अब मैं खाने का बता ही देता हूँ, हो गया ये एमएनडी का टेस्ट ट्रीट। ये एमएनडी के लिए यज्ञ चिकित्सा भी अच्छी है, एक्यूपंक्चर इज गुड, फिजियोथेरेपी और अपना सारा शिरोधारा, स्नेहधारा, परिषेक बस्ती के साथ जो मेधा बस्ती अपन देते हैं उसके साथ एमएनडी में भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। यंग एज में स्पर्म काउंट की कमी, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसके लिए भी अपना अश्वशिला और अपनी सब चीज अच्छी है, पर यज्ञ और उपवास उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उपवास भी अपना जो हम कल्प कराते हैं उसमें लौकी कल्प, दुग्ध कल्प, बकरी के दूध पे अजा दुग्ध कल्प, इससे उसमें फायदा हमने देखा है। रेटिना में छेदे वाला हो गया, आंखों में पर्दे में सूखापन, सब चीज में। एपिलेप्सी में फायदा होता है, एपिलेप्सी में एलोपैथी की दवा धीरे धीरे कम कर सकते हैं, योग प्राणायाम से अपने थेरेपी से उसमें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है एपिलेप्सी में। और सर में चोट लगा हुआ तो ठीक हो ही जाता है। अपना ओजोन थेरेपी बहुत अच्छा हीलिंग एक अपने पास थेरेपी है, ओजोन ऑक्सीजन की थेरेपी है वो, और ओजोन से हमने गांठें कम होते हुए, डायबिटिक फुट ठीक होते हुए, स्किन का जो सोरियासिस है वो ठीक होते हुए भी बहुत जल्दी देखा है। सीजीएस का मैंने बता दिया। पेनक्रेटाइटिस, बहुत एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में बहुत अच्छा इलाज है लाइपेज एमाइलेज, जिसके बढ़े हुए रहते हैं, पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छा, और 100% हमने उसमें इंप्रूवमेंट देखा है और लगभग सभी रोगियों में देखा है पेनक्रेटाइटिस। तो इनको वहां पे लाके थेरेपी कराना पड़ेगा। जैसे ये पेशेंट है ना, इनको आप डेफिनेटली मैं एडवाइस करूंगा एक बार वेलनेस लाके थेरेपी कराएं, 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी आवश्यकता है। आप आएंगे ना वेलनेस में, वहां पे आपको सबके अपने नंबर देंगे, है ना। आप बताएं, आप एक व्यक्ति, कुछ मेजर क्वेश्चन आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे, हो गया आपका क्लियर? स्नोरिंग के लिए जल नीति, सूत्र नीति अच्छा है, फैटी फूड ना लें, उज्जैन प्राणायाम बहुत अच्छा है,
और उसमें बंधा के साथ आप करें, बंद लगा के, है ना। और प्रोस्टेट के लिए किसी ने पूछा था, अश्विनी मुद्रा बहुत अच्छा है, जो यूरिनोजेनाइटल समस्या है ना, उसमें आप बैठे बैठे, अभी सब बैठे ही हैं, एनएस को अपने मूल को बंद किया, अंदर अंदर लिया और धीरे से इसको छोड़ा, इसको वापस अंदर किया, थोड़ा बाह्य कुंभक में सांस को बाहर छोड़ के अंदर से, और उसको धीरे से इसको छोड़ा। तो ये अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग है। तो प्रोस्टेट के लिए यूरिन बार बार आना, इसके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत सारे पेशेंट हमने देखा है। मेरे ख्याल से आज के लिए प्रश्न काफी हैं। आप लोग जब आएंगे वेलनेस तो अपने प्रश्न सब लिख के आएंगे। हमारे पास 70 के करीब डॉक्टर हैं। आप जब भी जिससे मिलेंगे वो आपको पूरी तरह से हर चीज समझाएंगे, आपकी औषध भी देंगे और जिसको आवश्यकता है उसको रुकने की सलाह भी देंगे वहां पे। तो आप सब 7 दिन तो बिल्कुल अपने उस पे आके रुकना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप खुद 100% स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको भी आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते रहें। जी।